स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। क्लास 12th एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज हैं, तो उन एग्ज़ाम में आने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में थे। कुछ क्वेश्चन मैं आज आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हैंडीज लॉ, राउट्स लॉ, कोलब्रुक लॉ। हैंडीज लॉ एंड राउट्स लॉ ये दोनों जो हैं वो यूनिट 2 क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो और दूसरा ये जो कोलब्रुक लॉ है ये यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज स्टूडेंट इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लें, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले पढ़ते हैं हैंडीज लॉ के बारे में। क्या कहता है हैंडीज लॉ? तो हैंडीज लॉ एक्चुअली में ये बताता है आपको कि किसी सॉल्यूट का कितना मास किसी लिक्विड में, जैसे कि वाटर आपने ले लिया, कितना डिजॉल्व होगा। इस चीज़ को समझने के लिए हैंडीज ने जो लॉ दिया उसे कहा गया हैंडीज लॉ। क्या है इस लॉ का स्टेटमेंट? तो हैंडीज लॉ के अकॉर्डिंग द मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम द लिक्विड। मतलब क्या हुआ इसका? तो स्टूडेंट इसका मतलब हुआ किसी भी गैस का कितना मास किसी लिक्विड में डिजॉल्व होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उस गैस को जब आपने लिक्विड में डिजॉल्व किया तो उस समय उसका प्रेशर क्या रखा था। यानी किसी गैस का जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस को डिजॉल्व करते हुए लगाए गए प्रेशर पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। स्टूडेंट यानी कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया P के। m यानी कि मास ऑफ द गैस, P प्रेशर ऑफ द गैस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू KH आती है, जिसे हम हैंडी कांस्टेंट कहते हैं। KH का मतलब हैंडी कांस्टेंट, P का मतलब प्रेशर ऑफ द गैस एट इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड। m का मतलब हुआ मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। आपने कितना किसी गैस का अमाउंट डिजॉल्व किया है किसी लिक्विड के अंदर, वो वैल्यू होगी m। स्टूडेंट हैंडीज लॉ को हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि मैं ये मान लूँ कि किसी गैस का जो मास है यानी कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, यदि मैं उसे मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर दूँ, मैं मान लूँ कि 1 मोल 2 मोल कितना मोल मेरा गैस डिजॉल्व हो रहा है वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर, तो फिर मैं मोल फ्रैक्शन के केस में हैंडीज लॉ को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो हम स्टूडेंट उसको समझते हैं। तो हैंडीज लॉ ये कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट ओवर द गैस। यानी कि किसी गैस को घोलते समय उस गैस के कितने मोल डिजॉल्व होंगे वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा उस गैस के पार्शियल प्रेशर पे। यदि मैं गैस का पार्शियल प्रेशर P मान लूँ, P is the partial pressure of gas and X the mole fraction of the gas, तो इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ जाएगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है स्टूडेंट तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू वही आएगी जो ऊपर रखी थी हैंडीज कांस्टेंट वाली KH। तो ये स्टूडेंट हैंडीज लॉ का जो सेकंड लॉ है हैंडीज लॉ, उसका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा मैथमेटिकली। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं KH इक्वल टू P/X। यहाँ पर स्टूडेंट मतलब क्या है, तो इनके मतलब भी लिख लेते हैं। तो P का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। X का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, आपने कितने मोल गैस के डिजॉल्व किए लिक्विड के अंदर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। एंड KH का मतलब क्या है स्टूडेंट? तो KH का मतलब है हैंडीज कांस्टेंट। तो स्टूडेंट अगले लॉ पे चलते हैं, सेकेंड लॉ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राउल्ट्स लॉ। तो क्या कहता है राउल्ट्स लॉ? तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ इसे दिया गया था, अगर हम बात करें ये कब और किसने दिया था, तो इसे दिया गया था राउल्ट्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा। एक साइंटिस्ट थे राउल्ट, उन्होंने इसको दिया था। और क्या कहता है राउल्ट्स लॉ? तो राउट्स लॉ ये कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डेट मीन्स पीएस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यदि हम सॉल्यूशन का पीएस मान लें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। मोल फ्रैक्शन एक्स हो गए और सॉल्वेंट के लिए हम ए लगा देंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी के, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर पीएस का क्या मतलब है? तो पीएस का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, के का मतलब है कांस्टेंट, के का मतलब है कांस्टेंट, एंड एक्स ए का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट इसको हम इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं इसको। तो स्टूडेंट यदि मैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करूं तो मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूं। हमें ये चीज़ पता है, हम जानते हैं कि एक्स, हम यदि ऐसा मान लें, हम यदि ऐसा एज्यूम कर लें, इफ़ एक्स ए इक्वल टू 1 एंड पी एस इक्वल टू पी ए नॉट, यदि हम ऐसा मान लें तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमने ऐसा क्यों माना, हम ऐसा क्यों मान रहे हैं, इसके पीछे की रीज़न क्या है। और इन वैल्यू को उठा के यदि मैं इक्वेशन 1 में रख दूं तो मैं अपने फॉर्मूले को आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमने ऐसा माना क्यों। तो स्टूडेंट हम मानते हैं कि हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर में वाटर है। तो स्टूडेंट वाटर जो है वो वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है। कैसा सॉल्वेंट होता है? वॉलेटाइल। और हमने स्टूडेंट इसमें इस वाटर के अंदर एक नॉन वॉलेटाइल NaCl मिक्स कर दिया। NaCl कैसा है? नॉन वॉलेटाइल, मतलब जिसकी वेपर नहीं बनती। स्टूडेंट वॉलेटाइल मतलब जो इजीली वेपर में कन्वर्ट होता है, या मैं कहूँ जिसकी वेपर बनती है वो वॉलेटाइल होता है, और जिसकी वेपर नहीं बनती वो नॉन वॉलेटाइल होता है। तो स्टूडेंट अगर मैं वाटर का वेपर प्रेशर मान लूँ तो डेफिनेटली इसका वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल होता है। तो वाटर का वेपर प्रेशर मान लिया हमने PA नॉट, जो नॉन वॉलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर मान लिया PV। तो चूंकि ये नॉन वॉलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर एंड सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो PS बराबर हो जाएगा PA नॉट प्लस PV, और इस PV को हम कितना मानेंगे? 0, क्योंकि हमारा नमक जो है वो नॉन वॉलेटाइल नेचर का, इसका वेपर प्रेशर तो 0 होगा। तो PS बराबर हो जाएगा PA नॉट के। क्लियर स्टूडेंट? इसी प्रकार XA प्लस XB बराबर 1 होता है। ये हम पीछे मतलब प्रीवियस इसी चैप्टर में पीछे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो हमेशा 1 आता है। तो स्टूडेंट यदि हम ऐसा मान लें कि ये जो हमने नॉन वॉलेटाइल NaCl मिक्स किया है ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में मिक्स किया है, तो इस स्थिति में XV की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो XA फिर किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। तो स्टूडेंट इसीलिए हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि XA बराबर है PS, XA बराबर है 1 के और PS बराबर है PA नॉट के। तो यदि हम ये वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये फॉर्मूले को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या था हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला था PS इक्वल टू K डॉट XA, PS इक्वल टू K डॉट XA। तो ये हमने इक्वेशन 1 माना था। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन 1 में हम क्या रखने वाले हैं? PS की जगह रखने वाले हैं PA नॉट एंड XA की जगह रखने वाले हैं 1। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला जनरेट होकर आ जाएगा, PA नॉट बराबर K इंटू 1, K इंटू 1, दैट मीन्स K इक्वल टू PA नॉट। स्टूडेंट
इसी फॉर्मूले में दोबारा से हम इस के की वैल्यू को रखेंगे, तो पी एस बराबर आ जाएगा पी नॉट इंटू एक्स ए। तो ये हमारा राउट्स लॉ का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। हम इसको आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको आगे ले जा सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, वी नो डैट एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। तो यहाँ से यदि हम एक्स ए की वैल्यू निकाल लें और उसे इक्वेशन 2 में यहाँ पर रख दें इस इक्वेशन में, तो हम इस फॉर्मूले को आगे ले जा सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा पी एस इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी। स्टूडेंट इस फॉर्मूले को आगे ले चलते हैं, तो पी एस बराबर पी ए नॉट का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा, और फिर हमारे पास ये आ जाएगा। ये माइनस की वैल्यू हम ट्रांसफ़र करके इधर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगी पी ए नॉट इंटू एक्स बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी एस। तो स्टूडेंट हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी ए नॉट। तो स्टूडेंट पी ए नॉट माइनस पी एस बराबर होता है डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट एक्स बी बराबर हो जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी ए नॉट। तो हम इसको यहाँ पर भी समाप्त कर सकते हैं, या चाहें तो इससे भी आगे जा सकते हैं। इसको आगे ले चलते हैं, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका, यानी हम ऐसे भी ले सकते हैं एक्स बी इंटू पी ए नॉट बराबर डेल्टा पी, और पी ए नॉट चूँकि किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमेशा कांस्टेंट होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये हमेशा कांस्टेंट होगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इसलिए हम स्टूडेंट इसको एक्स बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स पी भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू अगर हमने यहाँ से हटा देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक साइन आ जाएगा। स्टूडेंट हम और भी इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बी इक्वल टू आर एल, यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू होती है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है। अदरवाइज आप चाहो तो यहीं तक इसको छोड़ सकते हो, काफ़ी लंबा आंसर हो जाएगा आपका। स्टूडेंट हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कॉलरॉस लॉ। ये भी एग्ज़ाम के व्यू ऑफ पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले समझते हैं इसको किसने दिया। तो इसको दिया था 1876 में कॉलरॉस नामक एक साइंटिस्ट ने। क्या कहता है ये लॉ? तो देखते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग द मोलर कंडक्टिविटी और the equivalent conductivity of a conductivity of a solution, conductivity of a electrolytic solution is the sum of the molar conductivity or the equivalent conductivity of a electrolytic solution, माफ करिएगा स्टूडेंट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और जोड़ेंगे यहाँ पर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट
at infinite dilution is the sum of conductivity of cations and anions at infinite dilution. तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन की जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है या फिर उसकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसकी जो वैल्यू है वो बराबर होती है उसमें जितने भी कैटाइंस होंगे उसमें जितने भी एनाइंस होंगे उन सभी की कंडक्टिंग पावर के सम के बराबर होगी। तो स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं मैथमेटिकली लिखूँ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ electrolytic solution at infinite dilution is equal to the conductivity of cations at infinite dilution plus the conductivity of anion at infinite dilution। इसके अलावा स्टूडेंट हम यहाँ पर कोफिशिएंट x और y भी लेंगे। तो ये हो गया कॉल्डोस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। इसके क्या मतलब है? तो स्टूडेंट इसका मतलब है लैम्डा m इनफाइनाइट का मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका मतलब है इक्विवेलेंट conductivity at infinite dilution इन सभी का मतलब है स्टूडेंट लैम्डा प्लस इनफाइनाइट का मतलब है कंडक्टिंग या कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइंस, कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन। इसका मतलब है कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ कैटाइंस, बाई का मतलब है नंबर ऑफ एनायन। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई एक इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है तो उसके लिए आप कॉल्डोस लॉ कैसे लगाएंगे, कैसे उसे कॉल्डोस लॉ के फॉर्म में लिख सकते हो। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है H2SO4। तो स्टूडेंट H2SO4 को जब भी हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो इस तरीके से ये डिसोसिएट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ये 2H पॉजिटिव प्लस SO4 -2। तो स्टूडेंट हम इसके लिए इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आप सबसे पहले इस तरीके से इसको लिख लें। अब स्टूडेंट आपको इसके आगे लगाना है लैम्डा m इनफाइनाइट अगर आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं तो, और यदि आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं तो आप m की जगह EQ लगा दें। यहाँ पर आप लगाएंगे लैम्डा इनफाइनाइट और यहाँ पर भी लगाएंगे लैम्डा इनफाइनाइट। आपको यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दी गई है 2 और y की वैल्यू कितनी है 1। तो इसलिए x की जगह पे 2 लगा देंगे और y की जगह पे हम 1 लगाएंगे क्योंकि y हमारा 1 है। तो स्टूडेंट अगले एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए आपको एसिटिक एसिड दिया गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होता है। तो स्टूडेंट इस पे कॉल्डोस लॉ हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे
एसिटिक एसिड के फॉर्मूले को बराबर का साइन लगाएंगे, फिर हम लिख लेंगे एसिटिटाइन को, फिर लिख लेंगे हम H+ को। और स्टूडेंट इसके आगे हम लैम्डा इन्फिनाइट m लगा देंगे, इसके आगे लैम्डा इन्फिनाइट लगा देंगे, इसके आगे भी हम लैम्डा इन्फिनाइट लगा देंगे। स्टूडेंट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसको जब पानी में हम डिसोसिएट करते हैं, पानी में डिजोल्व करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो कुछ इस तरीके से ये टूट जाता है। 2 एल्यूमिनियम आयन मिलते हैं आपको, प्लस 3 सल्फेट आयन आते हैं। तो स्टूडेंट इसको लिखने के लिए वही तरीका है कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला लिखेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, कैटाइन लिखेंगे, फिर एनाइन लिखेंगे, और सबके आगे लैम्डा m इन्फिनाइट, लैम्डा m इन्फिनाइट, लैम्डा m इन्फिनाइट, और बीच में लगा देंगे प्लस का साइन। और एल्यूमिनियम हमारे पास 2 हैं, तो हम एल्यूमिनियम के आगे इधर 2 लगाएंगे। सल्फेट हमारे पास 3 है, तो सल्फेट के आगे हम यहाँ पर 3 लगाएंगे। तो स्टूडेंट आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये जो आज मैंने आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं, हेनरीज लॉ, कोल्डरॉस लॉ, तो इन सब का PDF मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इनका नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।